नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत ट्रांसफॉर्मेशन की इस दूसरी क्लास में। उम्मीद करता हूं आपने पहली पार्ट को इसको देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देखिए ताकि इस पार्ट में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 आपको पहले देखना है, इसके बाद आना है। इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में? पहला, पार्ट नंबर 1 का रिवीजन विद PYQs। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसका करते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंजंक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। सारी बातें हमने बहुत ही इत्मीनान से की थी, उसको आपको देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो चालू करना है आपको। इसमें बात करेंगे कि वो ट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 100% कारगर है, वो ट्रिक कौन सी है जिसमें 10 में से हम 10 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के सही कर सकते हैं। और फिर बाद में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, और इसमें हम अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पार्ट नंबर 1 का रिवीजन विद PYQs। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। 2017 में, सी हैज एन आंट हु इज वेरी रिच। यहां हु है, हु इज वेरी रिच। मेक अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाइए। ये भी तो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आपको पता था, यहां पे देखो हु लगा हुआ है, यानी ये कौन सा कंजंक्शन हुआ, बोलो, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हुआ, ये वाक्य हुआ आपका कॉम्प्लेक्स, है ना। कौन सा वाक्य हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है। तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंस की परिभाषा भी तो पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में सिंपल सेंटेंस की बात की थी। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं कौन से, जिनमें एक वर्ब होती है। अब यदि वो आपको परिभाषा याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए यहां पे, देखिए, एन आंट हु इज वेरी रिच इज हर्स। यहां पे आपके हु कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। सिंपल में सिर्फ एक ही वर्ब होगी। यहां पे देखो दो दो वर्ब आ गई, यहां पे देखो दो दो वर्ब आ गई, यहां पे भी देखो आप दो दो वर्ब आ गई। इसका मतलब ये तीनों बाहर हो गए, तो बचा क्या, 4 नंबर। इसको पढ़ लेना, सी हैज अ वेरी रिच आंट, एक ही वर्ब है, इसीलिए इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गई। तो यदि परिभाषा पता है तो बहुत आसानी से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑप्शन को काटते जाएं, और जो बच जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। यही तरीका ट्रांसफॉर्मेशन में कारगर होता है। आप जितने कूड़ा कचरा ऑप्शन है उसको बाहर कर दें, जो बच जाएगा वो आपका ऑप्शन होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि 4 ऑप्शन में से यदि आपने 2 भी बाहर कर दिए तो भी, यदि आप 1 या 2 दोनों में से कोई सही करते हो तो भी 50% चांस बनता है किसी भी प्रश्न के सही होने का। यहां पे तो यदि आप चारों देखते तो 25-25% चांस होता किसी भी क्वेश्चन के सही होने का। लेकिन चूंकि आपने 2 बाहर कर दिए तो आपके सही होने की संभावना प्रश्न की कितनी होगी, 50%। तो रिस्क काम आया कि नहीं आया। तो रिस्क जो है हमें लेना है, लेकिन बिल्कुल ही कैलकुलेटेड लेना है। ऑप्शन यदि बाहर हो जाए दो तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे संभावना आपकी बढ़ जाती है प्रश्नों के सही होने की। यही तरीका आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आजमाना है। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। आपको बताया था कि इसमें कौन सी कंजंक्शन काम आती है, कौन सी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन काम आती है। अब देखो यहां पे बट लगा दिया, ये तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गई, है ना। फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गई। देखो, पीपल लिव इन ग्लास हाउस, ये एक क्लॉज हो गया। कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो स्टोन्स। देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले ये देख लो। लोग जो कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, ये कहने का अर्थ है। ये आपने मुहावरा या लोकोक्ति या कहावत सुनी होगी, है ना,
कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। तो ये तो बाहर हो गया, क्योंकि यहां पे आपकी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगी है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इस प्रकार के वाक्य का निर्माण करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का, और इसमें पूछा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो ये आपका बाहर हो गया। इसमें देखें, पीपल लिव इन ग्लास हाउस एंड, कंजंक्शन कौन सी लग गई, एंड लग गई। इसका मतलब ये कंजंक्शन कौन सी है, कोरिलेटिव, और कोरिलेटिव कौन से वाक्य का निर्माण करती है, कंपाउंड का, यानी कॉम्प्लेक्स का नहीं, ये भी बाहर। इफ पीपल लिव इन ग्लास हाउसेज और दे कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, यहां पे कंजंक्शन कौन सी लग गई, और, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी कंपाउंड सेंटेंस। पूछा है कॉम्प्लेक्स, ये बाहर। बचा कौन सा, इतना इजी हो गया। परिभाषा जानने के आधार पे हमने ऑप्शंस को बाहर करके सही ऑप्शन का पता लगा लिया, सही उत्तर का पता लगा लिया। दोबारा पढ़ लो इसको, जल्दबाजी मत करना, दोबारा पढ़ लो। पीपल, व्यक्ति जो रहते हैं ग्लास के हाउसेज में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते पत्थर फेंकना, बिल्कुल सही लग रहा है। और यहां पे देखो कंजंक्शन भी कौन सी लगी है, हु, और हु कौन सी होती है, फैन बॉयज के अलावा जितनी भी कंजंक्शन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगी, और बाकी सारे आपके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर होगी बात। अगला चलो, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ज्वाइन द टू सिंपल सेंटेंसेज, दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करो, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस क्या है, ये वाला। इन द इवनिंग द ट्रेवलर रीच्ड एन इन, इन का मतलब होता है बसेरा, है ना, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, इनका मतलब धर्मशाला। इट बिलोंग्ड टू अ रिच लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है आपका मकान मालिक। यानी शाम को जो यात्री था वो एक धर्मशाला पहुंचा। यह किसका किस व्यक्ति का धर्मशाला था, एक अमीर आदमी का धर्मशाला था। अमीर, इसका जो धर्मशाला का जो मालिक था वो क्या था, अमीर था, ये कहने का अर्थ है। अब आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको नोट्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा देखनी है, और उसके आधार पे आपको गलत ऑप्शंस को बाहर करते हुए सही ऑप्शन तक पहुंचना है। आपके पास टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए क्या होगा इसमें। देखिए यहां पे कंजंक्शन लगा है एंड, यहां पे कंजंक्शन क्या लगा है, एंड। ये एक क्लॉज हो गया। इन द इवनिंग, शाम को ट्रेवलर पहुंचा एक धर्मशाला में, और यह एक अमीर जो मालिक है उससे संबंधित था या उसका था। एंड कंजंक्शन से लग गया तो ये आपका बन गया कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स पूछा है इसने, तो ये बाहर हो गया। इसके बाद देखो यहां पे बट लगा है। इट इन द इवनिंग द ट्रेवलर रीच्ड एन इन, ये एक उपवाक्य हो गया। इट बिलोंग टू अ रिच लैंडलॉर्ड, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। और बना, इसको जोड़ा किससे है, बट से जोड़ा है, यानी फैन बॉयज। और फैन बॉयज कौन से कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव, उससे बनता है आपका कंपाउंड, कंपाउंड बनता है दूसरा। देखो यहां पे तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। द इन बिलोंग टू अ रिच लैंडलॉर्ड, ये एक क्लॉज हो गया। कि जो धर्मशाला थी वो एक रिच लैंडलॉर्ड से संबंधित थी, इसलिए इसलिए देयरफॉर लगा दिया, इसलिए इसलिए द ट्रेवलर रीच्ड देयर, इसलिए वो ट्रेवलर वहां पहुंच गया। तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। ये जो धर्मशाला है वो एक अमीर, चूंकि जो धर्मशाला थी एक अमीर मकान मालिक से संबंधित थी, इसलिए यात्री वहां पहुंच गया। यानी घर से निकलते हुए यात्री ने सोचा होगा कि मैं हमेशा अमीर मालिक वाले धर्मशाला में रुकूंगा, और कहीं गया वो, और जब उसने देखा कि ये अमीर धर्मशाला, अमीर मालिक है इस धर्मशाला का, इसलिए वो कहां पहुंच गया, इसलिए वो वहां पहुंच गया। कहने का अर्थ ये है क्या, क्या ट्रेवलर ये सोच के गया था क्या वहां पे कि मैं अमीर मकान मालिक, चूंकि ये धर्मशाला अमीर मकान मालिक की है इसलिए मैं वहां पे जाऊंगा, ऐसा था सेंटेंस का भाव तो ऐसा था ही नहीं। सेंटेंस का भाव तो ये था कि शाम को ट्रेवलर
धर्मशाला में पहुंचा और ये धर्मशाला एक अमीर आदमी से संबंधित थी। और यहां पे कह रहा है कि इसलिए वो वहां पहुंचा, पहले से ही मन बना के गया था कि मैं हमेशा रिच वाले के पास ही जाऊंगा, तो इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। तो बचा कौन सा, ये। इन द इवनिंग द ट्रेवलर रीच्ड एन इन, शाम को ट्रेवलर एक धर्मशाला में पहुंचा जो कि, रिच का मतलब होता है जो कि, संबंधित था एक अमीर लैंडलॉर्ड से। तो यहां से हमने ये देखा कि इसको, इन दोनों को हमने बाहर कर दिया एंड और बट देख के, यानी कंजंक्शन देख के हमने इनको बाहर कर दिया, और अर्थ देख के, मीनिंग देख के, भाव देख के हमने इसको बाहर कर दिया। तो बचा कौन सा, 2 नंबर। चलो मैं मान लेता हूं आपको कि आपको चलो भाव नहीं आता, अर्थ नहीं आता, मीनिंग नहीं आता, तो कम से कम आप ये 2 ऑप्शन तो बाहर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इतना तो मैं मानूं आपको कि आपको परिभाषा पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो आप इन दोनों को बाहर कर सकते हो। तो 4 में से आपने 2 तो कम से कम बाहर कर दिए परिभाषा के आधार पे, यही बहुत है आपके लिए। अब आप इसमें से कोई भी तुक्का मारोगे ना, तो आपके सही होने के चांसेस 50% हो जाएंगे, जो कि पहले 25% थे। तो वही मैं कह रहा हूं, परिभाषा पता होगी तो आप ऑप्शन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये बात कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलो, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी कि सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। पहला है द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत इजी है, बता सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, चूंकि सिंपल सेंटेंस है ना, तो अफर्मेटिव हो जाएगा। दूसरा, अलास, पिछली क्लास में बताया था, अलास, ओह, हुर्रे, येप, है ना, आउच, याहू, ईव, ये सारे वर्ड्स आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बताते हैं। सीधा सी बात है, इसीलिए मैंने बताया था, वहां पे वर्ड मैंने इसीलिए बताए थे ताकि आप पहचान सको। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बताओ सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, तो परिभाषाएं काम आती हैं। आगे देखो, बीएसटीसी 2013 में आया हुआ, बहुत पुराना है, इजी क्वेश्चन है ये सब। अब तो इतने इजी नहीं आते, फिर भी देखते चलो कि परिभाषाएं कई बार कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे आएगा, हो सकता है दोबारा आ जाए। बताओ, पहला, शट द डोर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, ये किसका एग्जाम्पल है, किस प्रकार के सेंटेंस का? निश्चित रूप से क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी तो होगा नहीं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव बताओ, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हो सकता है क्या? इंटेरोगेटिव का साइन बताया था कि पीछे प्रश्नवाचक निशान लगता है, यहां पे पीछे प्रश्नवाचक निशान नहीं, फुल स्टॉप है। अब इंपेरेटिव, अच्छा डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, इंपेरेटिव की मैंने पहचान बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म स्टार्ट हो रही है, बेस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ये क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव भी नहीं हुआ। इजी है। आगे चलो, व्हाट अ फेथफुल फ्रेंड ही इज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, वह कितना वफादार दोस्त है, ये इस प्रकार का, कौन से प्रकार का सेंटेंस हुआ? बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप देखो पीछे इसके क्या निशान लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जो हमने पार्ट 1 में परिभाषाएं पढ़ी थी ना, सेंटेंस के प्रकार, स्ट्रक्चरल बेस पे और फंक्शनल बेस पे, उन पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, इसको भी हमें अच्छे से आना चाहिए। यहां तक बात सबके क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आपको ये देखना है, आपको बनाना है, सिंपल दे रखा है और बनाना कॉम्प्लेक्स है, यानी ये प्रश्न है आपका। प्रश्न भी बहुत ध्यान से देखना है, उसके निर्देश बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं कि किस में पूछ रहा है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। ये सिंपल है, सिंपल क्यों है, देखो ये सिंपल, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी जो चुप्पी थी ना, वो प्रूव करती है कि वो गलत है या उसको अपनी गलती का एहसास है। यहां पे कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है, और मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस में वर्ब कितनी होती है, एक होती है, तो ये सिंपल है। बनाना किस में है इसको, कॉम्प्लेक्स में। बताओ
अब देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, इस सेंटेंस को लो, हर साइलेंस गोज टू प्रूव हर गिल्ट। यहां पे वर्ब कितनी आई, गोज, वर्ब कितनी है, एक वर्ब है, ठीक है, ये तो आपका इन्फिनिटिव है, ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। यहां ये वर्ब है, मेन वर्ब आपकी ये है, तो इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है, एक वर्ब है। एक वर्ब होती है तो वो तो सिंपल होता है, पूछा कॉम्प्लेक्स है, यानी ये बाहर हो गया। इसमें देखना, हर गिल्ट इज प्रूव्ड बाई हर, यहां पे वर्ब कितनी है, एक वर्ब है, यानी ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने परिभाषा के आधार पर ही दो गायब कर दिए। तीसरा, सी सी इज साइलेंट एंड दिस प्रूव्स हर गिल्ट। अब यहां पे कंजंक्शन कौन सा है बताओ, यहां पे दो क्लॉज है, लेकिन बीच में कंजंक्शन कौन सा लगा हुआ है, एंड। तो एंड कंजंक्शन किसका होता है, फैन बॉयज, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कोरिलेटिव कंजंक्शन किस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण, कौन से, कंपाउंड के। पूछा है कॉम्प्लेक्स, तो ये भी बाहर। तो सही ऑप्शन क्या बच गया, ये ऑप्शन बच गया आपका 2 नंबर। द फैक्ट, यह तथ्य जो कि, यह तथ्य जो कि क्या है, यह तथ्य की, यह तथ्य, दैट का मतलब होता है कि, यह तथ्य कि वह चुप है, प्रूव करता है उसके गिल्ट को, कि वो दोषी है। तो ये बिल्कुल सही है। और पहुंचे कैसे हम लोग, क्या डायरेक्ट हम लोग सही ऑप्शन पे पहुंच गए थे, नहीं, हमने कट किया, हमने एलिमिनेट किया, हमने कचरा को बाहर किया, और जो बच गया वही सही ऑप्शन था। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि आपका बेस क्लियर है, सेंटेंस के टाइप आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको अच्छे तरीके से आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है आपको सब पता है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा ये होता है कि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कल पढ़ी हुई चीजें सारी काम आ रही हैं। ये देखो, तो हमने बात कर ली, नोट्स खोलो, आपने नोट्स बनाए होंगे। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। तो हमने पढ़ा था सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इनको आपस में बदलना, उसकी एक्सरसाइज हमने इससे पहले कर ली। परिभाषा के आधार पर ही पर्याप्त है, परिभाषा यदि आपको याद है तो आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेंगे। स्ट्रक्चर वाले, बेस वाले जितने भी आपके चार हैं, उनको आपस में बदलना आप आसानी से उनको कर लेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन के आधार पर जो सेंटेंस के टाइप थे उनको आपस में बदलना। फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के जो टाइप थे वो थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव। तो इनको आपस में कैसे बदला जाता है, उसमें से सबसे पहले जो भी बदलना होगा, जैसे भी हमें वाक्य बदलना होगा, चाहे आपके अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होगा, या नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना होगा, या एक्सक्लेमेटरी बनाना होगा, जो भी बनाना होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, फंक्शनल की। फंक्शनल सेंटेंस में यदि आपस में बदलना हो किसी को, तो उसके लिए रूल कौन सा होता है। स्ट्रक्चर वाले जो भी सेंटेंस हैं, सेंटेंस के टाइप हैं, उनको बदलने के लिए तो परिभाषा ही पर्याप्त है। आपको इतना ही जानना पर्याप्त है कि कौन सी कंजंक्शन कौन से वाक्य का निर्माण करती है। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन आपकी कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपकी, सॉरी कोऑर्डिनेट, हाँ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपकी कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपकी कौन सी क्या बोलते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करती है। ये जानना आपके लिए पर्याप्त है, और उतने में ही आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन को बाहर करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। बात हो रही है स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस के टाइप थे उनको आपस में बदलना, उनके लिए क्या नियम होगा। तो उनके लिए मैंने नियम को दो प्रकार से बांटा है, ए नंबर और बी नंबर। जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, और दूसरा है स्पेसिफिक रूल यानी विशिष्ट नियम। सामान्य रूल, सिंपल सी बात मैं ये कहूं कि सामान्य रूल, हम सामान्य रूल का उपयोग कैसे करेंगे। तो सामान्य रूल का उपयोग सिर्फ इतना होगा कि आप गलत ऑप्शंस को बाहर कर देंगे, जो बच जाएगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब ये जनरल रूल्स कौन कौन से होते हैं, जनरल रूल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से हम सही ऑप्शन तक पहुंचते हैं गलत ऑप्शन को काटते हुए, तो इसके 4-5 तरीके हैं। पहला,
यदि आप ये देखें, आपको ये देखना है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आपको ये देखना है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। पहले भी बताया था पार्ट 1 में, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कोई काम पास्ट में हो रहा है तो उसको किसी में भी चेंज करो आप, चाहे अफर्मेटिव में चेंज करो, चाहे नेगेटिव में, चाहे इंटरोगेटिव में, चाहे एक्सक्लेमेटरी में, वो पास्ट में ही होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, वाक्य का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आपको पता है वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? जैसे सिंपल सेंटेंस है, जैसे सिंपल सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपका नेगेटिव है तो सिंपल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपका इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की चीजें यदि आपको स्ट्रक्चर पता है ना, तो आप बहुत अच्छा, नॉट आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया तो नॉट जो है यहां पे आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। तो आपको ये नॉट की पोजीशन, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव में आ जाता है, या नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट आ जाता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कई बार तो पेपर में जो भी ऑप्शन होते हैं इन्हीं से बाहर हो जाते हैं, ऑप्शंस काटते हुए चलते हैं तो इन्हीं से ही कट जाते हैं आपस में, जो बचता है वो सही होता है। अभी सारा मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तीसरा होता है, आप देखें कि चिन्ह का सही इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं है। यदि आपको उसने कहा है कि वाक्य को आप इंटेरोगेटिव में बदलो, तो ऑप्शन में आप चेक कर लें कि क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ऑप्शन में ये नहीं लगा हुआ, इंटेरोगेशन का साइन नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि पूछा है कि एक्सक्लेमेटरी में बदलो और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया ही नहीं ऑप्शन में उसने, तो वहीं से वो बाहर हो जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। शब्दों की हेरफेर नहीं होनी चाहिए, जो शब्द हैं वो हेरफेर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको आगे पीछे कर दो आप, या फिर कोई फालतू शब्द जोड़ना घटाना नहीं है। अपनी तरफ से कोई फालतू शब्द ना तो जोड़ने का अधिकार है हमारे पास और ना ही हटाने का अधिकार है। यदि इन नियम को आप फॉलो करते हो ऊपर वाले 4 का, तो आप 4 में से कम आप 2 ऑप्शन को काट सकते हो और बचेंगे 2, तो सही होने की गुंजाइश आपकी 50% हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप 4 ही रूल्स को ध्यान रखते हो, जिसमें कोई ग्रामर की समझ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट है तो पास्ट ही रखना है, प्रेजेंट, मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें यदि ध्यान रख लोगे तो 10 में से आपके 6 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। सिर्फ इतने पे ही 4 चीजें ध्यान रखो, तो बाकी का कोई जरूरत नहीं है। तो बाकी के 4 क्वेश्चन, उनके लिए भी तो हमें मेहनत करनी है, यानी हमें तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके लिए ये क्लास चल रही है। तो उनके लिए क्या है? मीनिंग। यदि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको ये चीजें तो ध्यान रखनी ही है। उसके साथ साथ आपको अर्थ भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का अर्थ या भाव नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि आपने सिर्फ एक ये चीज देख ली, सिर्फ 5 चीज, तो आपको ये रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आगे रूल पढ़ाऊंगा, ये रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भले ही ये वीडियो यहीं तक देखना, छोड़ देना, आगे मत देखना। यदि आप इतना ही देख लेते हो कि टेंस में कोई चेंज है कि नहीं है, या फिर वाक्य का स्ट्रक्चर तो सही है ना, इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है ना, पीछे प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है ना, एक्सक्लेमेटरी में निशान वो लगा है कि नहीं लगा, शब्दों की हेरफेर तो नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा शब्द तो नहीं जोड़ रहा या घटा तो नहीं रहा, या मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा। यदि इतना ही आपने ध्यान रख लिया, यदि आपने 4 ही देख लिया, यदि ऊपर के 4 यदि नहीं पढ़ने वाले, आप थोड़ा सा पढ़ने में कम लगता है मन आपका, शॉर्टकट ढूंढते हो, तो आप ऊपर के यदि 4 नियम देख लेते हो तो उसमें से आप 10 में से 6 सही कर दोगे। अब बचे 4 क्वेश्चन, तो उनके लिए आप अर्थ देखो। यदि अर्थ देखते हो, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 2 स्टार लगाया है, यदि अर्थ देख लेते हो तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक रूल के बारे में बात करेंगे। रूल भी आपके 10 में से 9 बार काम करते हैं। 10 में से 10 बार कौन सा नियम यहां पे काम करेगा? मीनिंग। सबसे ज्यादा गारंटी मीनिंग ले रहा है। ये ऊपर के 4 भी 10 में से 6 नंबर की गारंटी लेते हैं, ये वाला 10 में से 9 की गारंटी लेता है, लेकिन 10 में से 10 अर्थ, तो अर्थ होगा यदि सही तो 10 में से 10 आ जाएंगे। चलिए
सबसे पहले जनरल रूल्स की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। जनरल रूल्स, जनरल रूल्स में सबसे पहले है टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिर्फ। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि ये नियम कहां तक अप्लाई होता है और उन नियम का इस्तेमाल करके क्या हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए। मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। वीडियो को पॉज कर लें और देखें। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है, इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है। तो इंटेरोगेटिव तो गया तेल लेने, हमें तो सिर्फ देखना है टेंस किस में चेंज हुआ है किस में नहीं हुआ। यहां पे देखो कैन नॉट, हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लगी है, कैन लगी है। आदमी यानी डराने वाली, यानी कि मुश्किल परिस्थितियों का मुकाबला करने से बेहतर मौत नहीं हो सकती आदमी की। यानी आदमी जो है, आदमी की मृत्यु सबसे अच्छी कब होती है, जब वो लड़ता है, मुसीबतों से लड़ता है। उससे अच्छी मौत इस मतलब नहीं हो सकती इस दुनिया में, ये कहने का अर्थ है। छोड़ो अभी तो टेंस देख रहे हैं हम लोग, मीनिंग पे क्यों ही बात करें। देखो यहां पे इसने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया। लगाना क्या था, कैन, यानी ये बाहर। यहां पे क्या लगा दिया, शुड लगा दिया। लगाना क्या था, कैन, बाहर। विल मैन डाई बेटर देन फेसिंग ऑड्स, विल लगा दिया, ये बाहर। बचा कौन सा, कैन भी लगा हुआ है। इसको पढ़ लो, पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना। जो ऑप्शन सही हो उसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, उसका थोड़ा अर्थ निकाल लेना। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। प्रश्नवाचक निशान भी लगा है, कैन भी लगा है, स्ट्रक्चर भी ठीक दिख रहा है। कैसे आदमी जो है वो बेटर मतलब डाई हो सकता है फेसिंग फियरफुल ऑड्स, यानी सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हमें अर्थ इतना नहीं भी पता तो भी हमने सिर्फ और सिर्फ टेंस की बदौलत ऑप्शन को सही कर दिया। 2018 एलडीसी में आया हुआ है, बताओ कितना इजी है। हमें नहीं पता किस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन हमने सिर्फ टेंस की बदौलत क्वेश्चन को कर लिया। आगे देखो, चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव। नेगेटिव से असर्टिव हम आगे चर्चा करेंगे कैसे बदलते हैं, क्या नियम होते हैं। फिलहाल तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बस मैं उस ऑप्शन को सही मानूंगा जिसका टेंस सही होगा। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया। देखो यहां पे डज लगा दिया, यहां पे डिड लगाया, पास्ट की बात चल रही है, यहां प्रेजेंट की बात गया बाहर। यहां पे देखो लिव्स लगाया है, वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आपका सेंटेंस पास्ट में दे रखा है, हैज बीन लगा दिया, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट हो गया। तो बचा कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, पास्ट रखा है। फिर भी जल्दबाजी मत करो, दोबारा देख लो। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक लग रहा है। वह कई साल से इंडिया में नहीं रहता था, और वो इंडिया में कुछ साल से रहता था, कुछ साल के लिए रहा था, ठीक लग रहा है। अर्थ नहीं भी निकालें तो भी टेंस के आधार पे हमने सही ऑप्शन कर लिया। आगे देखो, इसको आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है। छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, एक बार छोड़ दो। आप तो सिर्फ इतना देखो, टेंस देखो और ऑप्शन में देखो। आ जाओ, वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट की बात है। यहां लगा दिया आपने डिड, ठीक लगा दिया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पे आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड फॉर्म, यानी ये बाहर हो गया। तभी मैंने कहा था स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई वॉज यू गो, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है ना, तो यहां पे ये भी क्या हुआ, बाहर हो गया। वाई यू वेंट टू उदयपुर, और ये है डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर। अब यहां पे देखो टू सी माई मदर, ये जो
वाक्य है, ये जो पोर्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2 में खा गया। मैंने कहा था अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाना है और ना ही हटाना है। इतना बड़ा वर्ड इसने हटा दिया, किससे पूछ के हटाया? पूछा किसी से नहीं, ये बाहर। और वैसे भी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है, और यहां पे डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड। ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है ना, टेंस पढ़ा होगा तो आपने। तो ये बाहर चला गया, तो ऑप्शन क्या बचा? डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर। यहां पे ठीक लग रहा है, इसने ये वैसे का वैसे रखा है, इसने यहां नहीं रखा। तो कैसे हम सही ऑप्शन पे पहुंचे? गलत को काटते हुए। आगे चलो, ये बताओ। वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, डिड लगा हुआ है। देखो, डज लगा है, प्रेजेंट है, बाहर निकालो। एम लगा है, प्रेजेंट है, बाहर निकालो। एम वेंट, बाहर निकालो। यू डिडंट गो, इसको पढ़ लो। इसमें बनाना है असर्टिव में। असर्टिव का मतलब होता है सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को साथ ही हम असर्टिव कहते हैं। असर्टिव में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। बेसिकली फुल स्टॉप लगा, कोई ऑप्शन, कोई मतलब कोई मौका ही नहीं है। ये तीनों तो बिल्कुल किसी भी हालत में सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें टेंस ही चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर 4। क्या इसमें कोई रूल रटने की जरूरत है? क्या इसमें कोई मीनिंग निकालने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ टेंस देखो और एलिमिनेट कर लो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आओ इसको देखो। हु विल नॉट हेल्प अ मैन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी में, दुख, दर्द, पीड़ा, दुख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमें अभी तक कोई रूल नहीं रटना, हमें अभी तक कोई बात नहीं समझनी, हमें तो सिर्फ इतना समझना है कि टेंस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। विल लगा है, फ्यूचर टेंस है। यहां पे कैन लगा दिया इसने, हेल्पिंग वर्ब, बाहर। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, विल हटा दिया, यानी इसको प्रेजेंट में ले गया, बाहर। यहां पे शुड लगा दिया उसने, बाहर। ऑप्शन क्या बचा? और पढ़ लो, देख लो। विल लगाया हुआ है, हेल्प लगाया हुआ है, अ मैन इन डिस्ट्रेस, ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। द इंटरोगेटिव ऑफ यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, यानी वाक्य यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है और कहता है इसको इंटरोगेटिव में बदलो। हमें ज्यादा उससे मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ टेंस पे ध्यान देंगे। टेंस कौन सा है? हेड के बाद देखो, ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो हैव होता है इसकी सेकंड फॉर्म है हैड। हैव जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब कब बनता है? जब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और मेन वर्ब कब बनता है? जब इसके बाद कोई मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तब ये क्या बनता है? मेन वर्ब बनता है। उस कंडीशन में इसकी फॉर्म चलती है, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी हैड होती है, तीसरी हैड और चौथी हैविंग। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई नहीं। ये आपका एडजेक्टिव आ गया और ये आ गया आपका नाउन। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड। हैड नहीं लगती, हैव नहीं लगती। प्रेजेंट परफेक्ट का है ये तो, हैड पास्ट परफेक्ट। डिड यू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी? बोलो, टेंस की जरूरत है कि नहीं? सिर्फ टेंस के आधार पे आपने चीजों को बाहर कर दिया। आगे देखो, 2022 पीएसआई मोटर वाहन वाहन। नरेंद्र हैड अ वेरी पावरफुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। बताओ इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? इसको चेंज करना है आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में। वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या आंसर सही होगा।
आपने ये देखा, आपने ये देखा कि हैड लगा है और इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी मेन वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है तो मैं आगे भी इसको पास्ट सिंपल ही रखूंगा। पास्ट सिंपल में डिड आता है या वॉज आता है, ठीक है। चलो तो देखो ये हैज लगा है, नरेंद्र हैज, नरेंद्र के साथ हैज का प्रयोग कर दिया, यहां पे हैड का यूज था, ये बाहर हो गया। नरेंद्र के साथ इज का यूज कर दिया, ये बाहर हो गया। नरेंद्र के साथ हैड यहां पे ठीक लग रहा है, और यहां पे नरेंद्र के साथ किसका यूज कर दिया, वॉज का, यानी इसका मतलब ये भी बाहर। बचा कौन सा, नरेंद्र के साथ हैड का यूज हुआ है। सिर्फ आपने टेंस देखा, हैड, हैड कहां पे है, यहां पे। इसका मीनिंग है कि नरेंद्र के पास कितनी जबरदस्त एकाग्र करने की क्षमता है दिमाग की, ये है, इसका मीनिंग ये था। बोलो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है और सिर्फ टेंस के आधार पे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, ठीक है भाई, बना देंगे। इसमें व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल रामाकृष्णा वॉज, टेंस देखना है आपको और आपको इसको हटाना है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। ये इज लगा के आपने प्रेजेंट बना दिया, यहां आपने फ्यूचर बना दिया, यहां पे आपने अपनी तरफ से कैन लगा दिया। क्यों लगाना है कैन, ये ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन सही है। फिर भी पढ़ लेना इसको, रामाकृष्णा वॉज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, ठीक है। टेंस, आगे चलो। तो हमने जनरल रूल में पहली चीज पढ़ी कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य का स्ट्रक्चर नहीं बदलना होता है, वाक्य का संरचना नहीं बदलेगी। तो वाक्य की संरचना में हमें क्या क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हमें देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ही के साथ आर लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं कहीं ऑप्शन में कि ही के साथ आर लगा है, तो वो ऑप्शन में बाहर हो जाएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि दे के साथ उसने डज लगाया है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट पता होना चाहिए। आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, तो जिस ऑप्शन में आई के साथ हैज लगे वो बाहर चला जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरा, यदि वाक्य प्रश्नवाचक, यदि 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 प्रश्न में आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि इस वाक्य को आप प्रश्नवाचक वाक्य में बदलो, तो आप देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रश्नवाचक वाक्य में जो ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कहीं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और ऑप्शन में दे रखा हो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वो वैसे ही रेस से बाहर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो ऑप्शन आपके बाहर हो जाएंगे। तो वाक्य का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। अब चलते हैं इन रूल्स के आधार पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस हम सिर्फ बिना रूल रटे, बिना कोई चीज को समझे, सिर्फ इतना ही ध्यान रख लें तो क्या हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। देखिए पहला क्वेश्चन, वॉट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री। वे जो भी करते हैं ना, वो जो भी काम करते हैं उससे देश का मान बढ़ता है, ये इसका मीनिंग है। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये सेंटेंस है। वे जो भी काम करते हैं उससे देश का मान बढ़ता है। देखो ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज ये है उपवाक्य, और व्हाट यहां से लेके ये जो चीज है ये वाली, ये आपका क्लॉज नंबर 2 है। और व्हाट से कंजंक्शन से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, 2 उपवाक्य जुड़े हैं कंजंक्शन से। और कौन सा कंजंक्शन है ये, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि फैन वॉइस के अलावा जितने भी कंजंक्शन होंगे वो सबऑर्डिनेटिव होंगे, एक शब्द वाले। तो ये इस वाक्य को आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है, ठीक है। अब देखो आप, वाक्य है आपका प्रेजेंट का है, ठीक है। तो ये तो बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि ये पास्ट की आपने हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, तो एक तो बाहर चला गया।
दूसरा देखो, डज, डू, डज। चलो देखते हैं। आपको सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। ठीक है, क्या लगाया हुआ है? दे। अब मुझे बताओ कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, ठीक है, क्या दे के साथ डू लग सकता है या दे के साथ डज लग सकता है? मुझे बताओ, क्या प्रश्नवाचक वाक्य में दे के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डज तो लगेगा ही नहीं, तो ये दो बाहर चले गए, दे के साथ डू लगेगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया। यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, जो कि ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि दे के साथ डू आता है, तो फिर वो दो बाहर हो गए, तो बचा क्या? सही ऑप्शन है 2 नंबर। तीसरा नियम, अभी हम लोग जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है। पहला था टेंस चेक कर लेना, दूसरा था वाक्य का स्ट्रक्चर चेक कर लेना, और तीसरा है चिन्ह देख लेना। पूछा है कि वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलो, तो कहीं सेंटेंस के पीछे ये निशान लगाया है कि नहीं लगाया, उससे ही कुछ ऑप्शंस बाहर हो जाएंगे। या वाक्य को कहीं प्रश्नवाचक में बनाना है और ऑप्शन में ये नहीं लगा रखा, तो कुछ ऑप्शन बाहर हो जाएंगे, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। इनटू के बाद जो भी बात लिखी होगी उसमें बदलना होता है। इनटू के बाद जो भी बात लिखी होती है उसमें बदलना होता है, यानी ये इस वाक्य को हमें बदलना है। कौन सा? ओ दैट आई वर अ ब्यूटी क्वीन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है ये, साइन से हमें पता चल रहा है। इसको हमें असर्टिव बनाना है, और असर्टिव में आता है फुल स्टॉप, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब फुल स्टॉप वाले कौन से नहीं हैं? तो ये दो बाहर हो गए, क्योंकि यहां पे क्या लगाया हुआ है? एक्सक्लेमेटरी साइन। और यहां पे क्या लगाया है पीछे? प्रश्नवाचक। तो ये दो बाहर हो गए, तो बचे कौन से? ये दो। तो आपने देखा, सिर्फ अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल और आपने दो ऑप्शन बाहर कर दिए ट्रांसफॉर्मेशन में। अब जहां पे चारों ऑप्शन हमें लग रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप किसी पे भी टिक करते तो उसमें सही होने की गुंजाइश होती 25%, अब होती है 50%। इसे कहते हैं थोड़ा सा ट्रिक लगाना, थोड़ा जनरल कॉमन सेंस लगाना। तो जनरल रूल्स जो है वो कॉमन सेंस है, उसमें हम एलिमिनेट करेंगे, बाहर करेंगे ऑप्शंस को। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें दोनों में से कौन सा सही है, ये प्रश्न वापस घूम के आएगा। ये जब मैं बताऊंगा ना कि असर्टिव को, ये एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे बदलते हैं, तब ये सेंटेंस दोबारा आएगा, तब मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए तो ये हो गया कि आपने दोनों ऑप्शन बाहर कर दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिना पढ़े और बिना कुछ किए आपने दो ऑप्शन बाहर कर दिए। कौन सा सही होगा वो बाद में बात करेंगे। एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनियर। कह रहा है इंटरोगेटिव में चेंज करो, प्रश्नवाचक में चेंज करो। इनटू के बाद जो भी चीज लिखी होगी उसमें बदलना है आपको। अच्छा, यहां इसने गलत लिख दिया, यहां इसने क्वेश्चन गलत लिख दिया। यहां पे ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और इसने निशान कौन सा लगा दिया? प्रश्नवाचक। यहां पे लगना चाहिए था फुल स्टॉप। क्या लगना चाहिए था? फुल स्टॉप। यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव में बनाना है। तो इंटरोगेटिव का निशान क्या होता है? वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक होता है। बताओ। तो आपने एक ऑप्शन तो क्या कर दिया? बाहर कर दिया। बाकी कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। 3 बचे बाहर। अब आपका काम है वीडियो को पॉज करना, और इन तीनों में भी आप बाहर कर सकते हो। तीनों में से भी आप एक से दो ऑप्शन और काट सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऑप्शन को बाहर करो। चलिए, किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल में लिखा है तो डू या डज आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी विल आ गया बाहर, तो बचा 2। क्लियर है? अब इन दो में भी हम बाहर कर सकते हैं, इन दो के लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, एक एक करके बात करता है। हर कोई चाहता है मिलियनियर बनना, हर कोई चाहता है कि मैं खूब अमीर हो जाऊं।
इसका प्रश्न होता है कौन नहीं चाहता, है ना। तो अब एवरीवन प्रत्येक है, सिंगुलर है ना, तभी तो इसके साथ वर्ब कौन सी आई है, वांट्स आई है, वांट नहीं आई, वांट्स आई है। इसका मतलब यदि आप इसका प्रश्न बनाओगे तो डज से बनेगा, डू से नहीं बनेगा, डज से। तो यहां पे डज आया तो ये 2 नंबर बाहर हो गया, 3 नंबर सही हो गया। समझ आई बात। हमने एक ऑप्शन किया बाहर, किससे, चिन्ह के आधार पर, क्योंकि प्रश्नवाचक में बनाना था, ये था अपना असर्टिव। इसके बाद हमने इसमें 4 नंबर काटा, इसका बेस क्या बनाया, टेंस को बनाया, टेंस चेंज हो गया। और 2 और 3 में से 2 नंबर ऑप्शन बाहर हो गया, इसको हमने बनाया किसका आधार, हमने बनाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आधार, या आप कह सकते हो आप स्ट्रक्चर सेंटेंस का, उसको आधार बनाया। इट डज लगेगा एवरीवन के साथ। तो जनरल रूल्स जो होते हैं, कई बार एक अकेला लगता है, कई बार एक से ज्यादा लग जाते हैं। तो टेंस, स्ट्रक्चर, साइन, ये सारे आपको चीजें ध्यान रखनी है, उससे क्या होगा कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। आगे चलो। चौथा नियम, बेफालतू के वर्ड्स नहीं लगाने हैं ना ही हटाने हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी तरफ से ना लगाना ना हटाना, पहली बात। और दूसरी बात, वर्ड्स की पोजीशन बिना कोई आवश्यक कारण के, जब तक जरूरी ना हो, गैर जरूरी तरीके से आपको वर्ड्स की प्लेसमेंट नहीं बदलनी है। जहां पे सेंटेंस में जो वर्ड जहां रखा है वहीं रखना है आपको। क्लियर है, जब तक जरूरी हो, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। अब चलते हैं, इन 2 बातों को ध्यान रख के ये क्वेश्चंस करते हैं। इसको असर्टिव से इंटेरोगेटिव में बनाना है, यानी प्रश्न बनाना है। तो हम देखते हैं सब में पीछे प्रश्न लगा है, ठीक है, यानी हम इसके आधार पे तो हम इसको बाहर नहीं कर सकते। अब देखते हैं टेंस। टेंस क्या लगा हुआ है, शुड, हेल्पिंग वर्ब लगी है आपकी शुड। खुद करोगे, करो। यहां पे विल लगा है, शुड हटा दिया, अपनी तरफ से वाक्य हटाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। शुड यहां लगा है, ये वुड लगा दिया, शुड की जगह वुड नहीं लगता, शुड की जगह शुड ही लगेगा, विल की जगह विल ही लगेगा। टेंस चेंज। तो यहां पे शुड और शुड, अब 1 और 3 में लड़ाई है। अब 1 और 3 में कैसे फैसला होगा कौन सा सही है। दोबारा देखो, वॉट शुड वी डू दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, और यहां पे देखो वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। ये वेस्ट टाइम जो है ना, ये जो चीज है ना, ये चीज, ये इसमें नहीं है, ये इसमें कहां है, 1 नंबर में वेस्ट टाइम जो है ये हटा दिया, अपनी तरफ से नहीं हटा सकते हम इस चीज को। तो ऑप्शन कौन सा बचा, 3 नंबर, अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं हटा सकते। क्लियर है, इसका अर्थ है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस फालतू के काम में। यदि काम ठीक नहीं है, यदि व्यवसाय ढंग का नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे चलो, फिर से वही चीज, इसको बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। असर्टिव में बदलना है। असर्टिव की खास बात होती है लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, सब में लगा है, यानी इससे तो ऑप्शन बाहर नहीं होंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज। एलिफेंट इज यानी टेंस प्रेजेंट का है आपका। तो आप देखो कहीं टेंस पास्ट और फ्यूचर का तो नहीं दे रखा, अब में इज लगा रखा है, यानी ये भी रूल आपका हो गया फ्लॉप। अब बचता है आपका रूल कि देखो कि वर्ड्स की प्लेसमेंट कहीं कोई वर्ड खाया तो नहीं इसने, या कहीं उसने वर्ड को इधर उधर तो नहीं किया। कितना शानदार प्राणी है कौन, हाथी, वंडरफुल क्रिएचर। यहां पे देखो क्रिएचर ऑफ वंडर, ये देखो ये आपका नाउन हो गया, कैसा क्रिएचर, वंडरफुल। और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगते हैं, ठीक है, क्या लगता है, पहले नाउन आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगते हैं और उससे पहले एडवर्ब लगता है। ये इनकी पोजीशन होती है। जैसे वेरी, हैंडसम, मैन। तो मैन आपका नाउन हो गया, हैंडसम एडजेक्टिव, वेरी आपका एडवर्ब हो गया। ये पोजीशन होती है एडजेक्टिव। अब इसने क्या किया, एलिफेंट, क्रिएचर ऑफ वंडर और एलिफेंट, यानी इन दोनों को आपस में अलग अलग कर दिया।
जबकि था वंडरफुल क्रिएचर, वंडरफुल नहीं लगाया, क्रिएचर को आगे डाल दिया। ये क्या कर रहा है भाई, प्लेसमेंट चेंज कर रहा है वर्ड की। ऑफ ऑल क्रिएचर्स एलिफेंट इज वंडरफुल, वंडरफुल क्रिएचर, वंडर यहां टिका दिया, क्रिएचर यहां टिका दिया, दोनों को जुदा कर दिया इसने, 2 नंबर क्रॉस। द एलिफेंट इज वंडरफुल, यहां पे वर्ड खा गया, वंडरफुल क्रिएचर कहां है, ये चीज कहां है, यहां पे कहां है, यहां पे है ही नहीं, 3 नंबर बाहर। अब चौथा चेक कर लो, एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर, वंडरफुल क्रिएचर भी साथ में ही है और एलिफेंट भी आ गया और वेरी भी लग गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो शब्दों के साथ हेर फेर नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है, कोई शब्द खाना नहीं है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, साइन आपके वैसे होने चाहिए जैसा बताया गया है प्रश्न में। क्लियर हो गई? आगे चलें। चेंज करना है आपको इंटरोगेटिव में। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मतलब बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं है। क्या बात अच्छी नहीं है? कि आप एक नीच आदमी की मदद करो, गिरे हुए आदमी की मदद करो आप, नीच आदमी की खास करके, है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सेंटेंस है, इसको आपको बनाना है इंटरोगेटिव में। बनाओ। चलिए देखते हैं। पहले तो आप देखें कि इंटरोगेटिव में बनाना है तो सबके पीछे प्रश्नवाचक लगा है, हाँ जी लगा है, इसका मतलब इससे तो ये रूल आपका लगेगा नहीं। टेंस देख लो, इज लगा है सब में, इज ठीक है। और क्या था आपका? मीन मैन, आदमी है नाउन, और कैसा आदमी? नीच आदमी, घटिया आदमी, मीन ये एडजेक्टिव है। तो मीन मैन, इसमें क्या कर दिया इसने, यहां मैन तो हटा ही दिया इसने, यहां से इसने मैन को हटा दिया, गायब कर दिया। इसका मतलब हमें अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं हटा सकते। इसमें देखो, यहां इसने गुड लगा दिया, यहां पे 2 बार गुड लगा दिया, यहां पे गुड एक बार ही था, और यहां पे गुड कितनी बार लगा दिया? 2 बार। और मीन मैन तो गायब कर दिया इसने, नहीं, शब्दों को गायब नहीं कर सकते। यहां देखो, यहां पे मैन, यहां मैन है कहीं? इट इज नॉट बैड टू नॉट हेल्प द मीन, मैन कहां है? शब्द खा गया, और अपनी तरफ से 2 नोट लगा दिए इसने। चौथा, इट इज एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मीन मैन, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन। तो 3 बाहर हो गए, तो चौथा अपने आप ही क्या होगा? सही होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि तीनों को कैसे हमने हैंडल किया और चौथे तक पहुंचे। आगे चलते हैं। 5 नंबर, सेंटेंस के मीनिंग या भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और यदि इसी रूल को फॉलो कर लेते हो तो 10 में से आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन ये नियम चीज इतनी इजी भी नहीं है। पीछे के जो 4 नियम थे वो इजी थे, देख सकते थे। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि यदि आपको मीनिंग नहीं पता वर्ड का, कोई सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि इसको आप नेगेटिव में बदलो, तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में भाव तो चेंज होता नहीं है। तो पहले तो ये कि प्रश्न का भाव पता कैसे चलेगा? जब तक हमें मीनिंग नहीं आएगा तब तक हम सेंटेंस का भाव नहीं समझ सकते। तो इसमें ये दिक्कत आने वाली है कि आपको जो आपका मीनिंग वाला जो सेक्शन है वो कमजोर रहेगा। यदि अच्छा है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आइए, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, इसको बनाना है आपको। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आपको इसको बनाना है। क्लियर है? इट इज वेरी सैड, बहुत दुख की बात है कि बेचारी बिमला अब नहीं रही। आपको मैंने एक्सक्लेमेटरी वर्ड कराए थे, अलास या वाओ या हुर्रे। हुर्रे जो है खुशी में, तो क्या बिमला गरीब या बेचारी बिमला यदि मर गई तो क्या ये खुशी की बात है? नहीं, इमोशन चेंज हो रहा है यहां पे। हाउ, वाओ बिमला इज डेड, क्या बात है, बिमला मर
भाई क्या कर रहे हो? हो का मतलब होता है हंस रहे हो आप, हंस रहे हो आप कि पुअर विमला इज डेड। बिल्कुल गलत। यहां खुद बोला है इसने, बहुत दुख की बात है, और दुख को व्यक्त करने के लिए आपके पास वर्ड है अलास, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। यहां पे आपने किस रूल का फायदा उठाया? मीनिंग का। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और देखो यहां पे टेंस भी चेंज नहीं हुआ, टेंस भी चेंज नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अलास ही इज नो मोर, क्वेश्चन ये है, और इसको चेंज करना है असर्टिव में। तो असर्टिव में फुल स्टॉप तो सब में लगा है, ठीक है। टेंस देख लो, इज, टेंस प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, सब में है। अलास ही इज नो मोर, बहुत दुख की बात है कि वो अब नहीं है। बताओ क्या होगा? एक्सट्रीमली सैड, सॉरी एक बार देखते हैं। एक्सट्रीमली सैड है, एक्सट्रीमली सैड है, ठीक लग रहा है यहां पे। इट इज सैड दैट ही इज नॉट एनी मोर, और इट इज हैप्पी, ये तो बाहर चला गया, ये तो खुशी की बात है। दुख की बात मैं कह रहा हूं, इसको खुशी बना रहे हो, गलत हो गया। अब तीनों में से आपको देखना है कि क्या सही होना चाहिए। इट इज एक्सट्रीमली सैड, ये बहुत दुख की बात है कि वो जिंदा है। अलाइव का मतलब होता है जिंदा है। ये बहुत दुख की बात है कि वो जिंदा है, कम वक्त मर क्यों नहीं गया? भाव चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यहां हम कह रहे हैं कि वो नहीं है, यहां पे कह रहे हो कि बड़ी दुख की बात है कि वो अभी तक जिंदा है। बाहर। 3 नंबर देखो, ये बहुत दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा, ठीक है। और ये बहुत दुख, यह दुख, यह दुख है कि वो अब नहीं रहा। अब दिक्कत इसमें है कि 1 3 होगा कि 4 होगा? तो क्या लगेगा इसमें? 3 नंबर, 3 नंबर ज्यादा ठीक लग रहा है। 3 नंबर ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहां पे अलास लगाया है ना। दुख को जब हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जब अपने इमोशन को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं, है ना। तो अलास दुख की बात नहीं, बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमने अलास वर्ड का यूज किया। तो बहुत दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। तो ये 3 नंबर साइन, 4 नंबर गलत हो गया। क्लियर हो गया? और चौथा इसलिए भी क्योंकि एनी इसने लगाया था अपनी तरफ से, एनी भी अपनी तरफ से लगाया इसने, तो थोड़ा सा इसमें हम नहीं जा सकते। बेसिकली आपका भाव पकड़ना है, ये बहुत दुख की बात है, और ये कहता है बहुत, ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है, ये दुख की बात है, जबकि अलास लगाया हुआ उसने। तो अलास लगता है चीजों को एग्जेजरेट करना, अपने इमोशन को बढ़ा चढ़ा के बताना। क्लियर हो गई बात? तो ये मीनिंग बे आधारित था। आगे क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस टू अ कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन ये है, लीव नो मेस एंड यू कैन कैंप इन माई फील्ड। मेस का मतलब होता है गंदगी, है ना। कोई गंदगी मत करना, पीछे कोई गंदगी मत छोड़ना, और तुम मेरे कैंप में, तुम मेरे खेत में अपना डेरा लगा सकते हो। कहते हैं ना, जैसे शादी विवाह का टाइम होता है और गांव में जिसके पास खेत नहीं होता तो टेंट कहाँ लगाए? तो वो उस आदमी के पास जाएगा जिसका खेत होता है, बोलता है भाई साहब हमारी बारात आने वाली है, आपके खेत में टेंट लगाना है रात रात भर। तो वो आदमी क्या कहेगा कि ठीक है लगा लेना, लेकिन गंदगी मत करना। ये वही सेंटेंस है कि कोई गंदगी मत करना, तुम मेरे फील्ड में यानी खेत में कैंप लगा सकते हो। अब बताओ इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा अच्छा है, जो मीनिंग चेंज नहीं कर रहा? अब कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस वो बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही हम कंडीशनल सेंटेंस कह देते हैं, कंपाउंड को नहीं। एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कह देते हैं, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यहां तक बात क्लियर है? अब चूंकि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आ गई, इसका मतलब कंजंक्शन कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? आपका लगेगा कौन सा?
सबऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिव या कोरिलेटिव? कोऑर्डिनेटिव, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव में फैन बॉयज होता है। देखो यहां पे आपने लगा दिया कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और आप कह रहे हो कंडीशनल बनाओ, ये तो बाहर चला गया। अच्छा सॉरी, ऑप्शन में ये तो क्वेश्चन को मैंने बाहर कर दिया। देखो यहां पे एंड लगा हुआ है, ठीक है, ये बाहर चला गया। तुम मेरे फील्ड में, तुम मेरी जमीन में, तुम मेरी खेत में कैंप करो और कोई गंदगी मत छोड़ो। तो ये तो अगेन से वही कंपाउंड सेंटेंस बन गया। लीव नो मेस बट कैंप इन माई फील्ड। कोई गंदगी मत छोड़ो लेकिन मेरे फील्ड में, मेरे खेत में कैंप कर सकते हो। बट लगा दिया, ये भी आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बना, अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना, कंडीशनल नहीं है। यू कैन कैंप इन माई फील्ड प्रोवाइडेड, अब यहां पे प्रोवाइडेड यू लीव नो मेस। तुम मेरे फील्ड में कैंप लगा सकते हो। प्रोवाइडेड का मतलब शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट, यहां पे दैट छुपा हुआ है, शर्त ये है कि तुम कोई गंदगी नहीं फैलाओ। और एक सेंटेंस ये है लिविंग नो मेस, गंदगी नहीं फैलाते हुए तुम मेरे फील्ड में रह सकते हो। यानी वो आदमी, इसका मतलब तो ये है कि गंदगी नहीं फैलाते हुए तुम मेरे कैंप में तुम मेरे फील्ड में रह सकते हो। इसका मतलब वो आदमी रहता है तो गंदगी फैलाता रहता है, जहां रहता है वहीं गंदगी फैलाता रहता है, रहने का काम भी करता रहता है, गंदगी फैलाने का काम भी करता रहता है। इसका सेंस ये है लिविंग नो मेस, कोई गंदगी नहीं फैलाते हुए तुम मेरे कैंप में रह सकते हो। और ये है कि तुम मेरे फील्ड में, खेत में अपना डेरा डाल सकते हो, शर्त यह है कि तुम कोई गंदगी नहीं फैलाओ। कौन सा सही लग रहा है आपको मीनिंग में? तो मीनिंग हमेशा काम करेगा, मीनिंग कभी फ्लॉप नहीं होगा। समझ में आ गई बात? आगे चलो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। पिक आउट द सेंटेंस विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको परिवर्तन करना है। यह है आई कैन नॉट फोरटेल द टाइम ऑफ माई डिपार्चर। मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकता। फोरटेल, टेल का मतलब बताना, फोर का मतलब पहले। मैं आपको पहले नहीं बता सकता, तुम्हें पहले नहीं बता सकता कि मैं कब डिपार्चर यानी मेरे रवानगी का टाइम नहीं बता सकता। कई लोग होते हैं ना, घर में आते हैं लेकिन बताते नहीं कि मैं कब रवाना होऊंगा, छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का वाक्य है कि मैं नहीं बता सकता। अब बताओ इसमें चारों में से कौन सा सही होगा? अब देखो आप, यदि आप टेंस की बात करो कि टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो कैन नॉट है, कैन नॉट, यहां पे कैन नॉट, कैन नॉट, यानी सब में कैन नॉट है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, चलो चलो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, हाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसमें कौन सी कंजंक्शन? फैन बॉयज नहीं लगेगी। फैन बॉयज नहीं लगेगी तो देखो यहां पे बॉयज बी फोर बट लगा हुआ है, ये बाहर चला गया। यहां पे देखो एक वाक्य दे रखा है, एक उपवाक्य, आई एम डिपार्टिंग एट अ टाइम, मैं इस समय डिपार्ट कर रहा हूं और मैं ये बात नहीं बता सकता। ये क्या बात हुई भाई कि मैं, एक तो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं और ये बात मैं नहीं बता सकता। जब नहीं बता सकता तो ये बात कह क्यों रहे हो कि मैं जा रहा हूं? ये बात तो आपको छुपानी चाहिए ना। आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बता तो दी आपने कि आप जा रहे हो, ये क्या नॉनसेंस बात हुई? दूसरा, आई कैन नॉट फोरटेल, मैं आपको पहले नहीं बता सकता, मैं पहले नहीं बता सकता। वेदर जो होता है ना, वो संदेह को बताता है, संदेह को बताता है। ठीक है, आई विल गो दिस वे, है ना, आई विल गो वेदर दिस वे और दैट वे, मैं इस तरफ जाऊंगा या उस तरफ जाऊंगा मुझे नहीं पता। वेदर का यूज होता है वो डाउट क्रिएट करने में होता है, तो ये डाउट है। मैं नहीं बता सकता कि मैं रवाना होऊंगा, किस टाइम पे रवाना होऊंगा, मैं रवाना होऊंगा या नहीं होऊंगा। मतलब रवाना होने में भी संदेह है। ये कहना चाहता है कि मैं नहीं बता सकता कि मैं रवाना होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस समय रवाना हो, एट ए टाइम का मतलब है इस समय, मैं इस समय रवाना होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं बता सकता। और सेंटेंस पढ़ो क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है मैं ये नहीं बता सकता पहले कि मैं कब रवाना होऊंगा। और ये आप एक नंबर ऑप्शन का अर्थ क्या बता रहा है कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता कि मैं इस समय रवाना होऊंगा। इस समय रवाना होऊंगा, आपको तो बताना है कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा।
मैं ये नहीं बता सकता, कब होऊंगा ये नहीं बता सकता, तो ये सेंस। दूसरा, अब देखो 4 नंबर, मैं नहीं बता सकता, मैं पहले नहीं बता सकता कि मैं कब रवाना होऊंगा। सेंटेंस कितना सही लग रहा है, मैं नहीं बता सकता कि मैं कब रवाना होऊंगा, और यहां पे ये है मैं नहीं बता सकता पहले कि मैं इस समय रवाना होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो 1 नंबर बाहर, ऑप्शन नंबर 4 प्योर मीनिंग। क्योंकि आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमने 2 नंबर बाहर किया तो वो हमने कंजंक्शन के आधार पे किया, बट लगा हुआ था। उसके बाद हमने 3 नंबर जो है और जो 1 नंबर बाहर किया वो सिर्फ और सिर्फ प्योर ग्रामर के आधार पे किया, सॉरी प्योर मीनिंग के आधार पे किया, भाव के आधार पे किया। तो भाव इंपॉर्टेंट है, भाव चेंज होगा तो वो ऑप्शन बाहर हो जाएगा। आगे देखो, अब आता है स्पेसिफिक रूल्स। क्लियर है? ध्यान से देखो, हमने अब तक क्या पढ़ लिया, चीजों को कंफ्यूज होते हुए नहीं चलना है। हमने वादा किया था आपसे कि इस भाग में हम पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे, अब तक रिवीजन कर लिया हमने पीवाईक्यूज के द्वारा। वो ट्रिक जो 100% कारगर है, वो उस ट्रिक का नाम है मीनिंग, अर्थ, भाव। इसके अलावा भी नियम होते हैं लेकिन वो इतने कारगर नहीं होते। फिर हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, और 2 प्रकार के रूल्स होते हैं। एक जनरल रूल्स होता है जो हमें यह बताता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, और यदि हम 4 ऑप्शन को ध्यान रखेंगे कि टेंस में कोई चेंज नहीं होता, या फिर वाक्य का स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या फिर साइन का उचित उपयोग होना चाहिए, या फिर शब्दों की हेर फेर या कोई फालतू शब्द जोड़ना घटाना नहीं होना चाहिए। यदि आप इतना ध्यान रख लेते हो तो 10 में से आप 6 क्वेश्चन सही कर लोगे। सर 10 में से 10 सही करना है तो मीनिंग पे आ जाओ। मीनिंग यदि आप पकड़ लेते हो तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर लेते हो। अगली वीडियो में हमने अब इतनी इन सब चीजों की बात कर ली, जनरल रूल्स की बात कर ली। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूल की, यानी वे रूल्स जो हमें रटने हैं, रट्टाफिकेशन कह सकते हो, लेकिन रटने में भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपको रटने नहीं पड़ेंगे। आपको लगेगा कि वो सब रटने हैं, लेकिन रटने का तरीका मैं बताऊंगा कि आपको इतना आसान लगने लग जाएगा कि सारे रूल्स आपको लगेंगे कि हाँ ये तो इसके पीछे कोई लॉजिक है। लॉजिक को बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम अब रूल्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रूल्स, अगले पार्ट में, कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे करते हैं, पार्ट नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 2 हो चुके हैं, पार्ट 3 आने वाला है, कल आएगा। और यदि आपको पसंद आया हो आपको ये कंटेंट, तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।